हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, हमारा जो 12th बायो का है चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, उसमें 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं तीसरा लेक्चर लेके आया हूं और आज का लेक्चर जो हमारा है वो है मेंडल से संबंधित परिभाषाएं। यानी कि इस लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे? मेंडल से संबंधित या मेंडल की जो पार्ट चल रहा है उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं होंगी उन सभी परिभाषाओं की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है या लेक्चर है हमारे पार्ट का, क्योंकि इसमें वो सारी परिभाषाएं आने वाली हैं जो कि इस पार्ट से संबंधित हैं और जो समझ में नहीं आती हैं या मुश्किल से आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कारक से, फैक्टर। सबसे पहली परिभाषा हम ले रहे हैं कारक की। कारक क्या है, फैक्टर क्या है? कारक, फैक्टर। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग किए मटर पर। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मेंडल ने मटर का पौधा चुना, क्यों चुना, मेंडल सक्सेसफुल हुआ, मेंडल के सफलता की रीजन क्या थी, उनके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि जो मेंडल ने सफलता होने के बाद उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सफल क्यों नहीं हुए थे, उनके बारे में भी अध्ययन किया। फिर हमने देखा मटर के पौधों में कौन कौन से लक्षण मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए चुनी थी, है ना। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंडल से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं परिभाषा किसकी? फैक्टर की या कारक की। देखिए, मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें मेंडल को एक चीज पता चला कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जा रही है। मेंडल को लगा कि कोई चीज है ऐसी, कोई ऐसी चीज है जो एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाती है। तो यानी कि और उसी को मेंडल ने क्या कहा था? उसी को मेंडल ने कहा था कारक। यानी कि कारक वह चीज है किसी विशेष लक्षण की वंशागति के लिए उत्तरदायी इकाई। किसी विशेष लक्षण की वंशागति के लिए उत्तरदायी इकाई या एकक। किसी विशेष लक्षण की वंशागति के लिए उत्तरदायी इकाई या एकक को ही मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कारक कहा। यानी कि कोई भी विशेष लक्षण हो सकता है। लंबाई, जैसे पौधे का लंबा बन, मटर का जो फूली हुई मटर हो सकती है, संकुचित हो सकती है, तो कोई भी लक्षण हो सकता है। उसके लिए वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए जो भी चीज होगी उस चीज को मेंडल ने क्या कहा था? कारक कहा था, जिसे वर्तमान में कारक को जीन कहते हैं। वर्तमान में कारक को जीन कहते हैं और जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द जॉनसन ने 1909 में दिया था। यानी कि कारक को जीन किसने कहा? कारक को जीन जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने कहा। कब कहा? 1909 में कहा। तो कारक हमें समझ में आती है, कारक या जीन क्या है। हालांकि कारक मेंडल ने कहा था, कारक नाम किसने दिया था? मेंडल ने। कारक को वर्तमान में जीन कहा जाता है और जीन शब्द किसने दिया था? सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। मतलब जीन की परिभाषा भी यही हो सकती है, लेकिन जीन को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफिनेट किया गया। कैसे? तो हम जीन की परिभाषा की बात करते हैं। जीन में लिखते हैं हम डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह खंड या भाग जो लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है, जो लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ये हमारा कोई डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका कोई विशेष भाग हो सकता है। इसका कोई विशेष भाग मतलब इस डीएनए पर कहीं पर भी जीन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई जीन हो, यहाँ पर कोई जीन हो। ये क्या है? ये जीन नंबर 1 है, ये कोई जीन नंबर 2 है। तो यानी कि डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह खंड या वह भाग जो लक्षणों की वंशागति, यानी कि ये वाला भाग किसी लक्षण को दूसरी पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में, F2 पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में लेकर जाएगा। तो इस खंड को क्या कहा? जीन कहा। और जीन को मेंडल ने उस टाइम कारक कहा था, क्योंकि मेंडल को ये पता नहीं था कि इसको जीन कहना है या कारक कहना है, तो उन्होंने नाम दे दिया। कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाता है। तो हमने सबसे पहली परिभाषा की बात की है कारक, और दूसरी परिभाषा हो गई हमारी जीन। इसके बाद आगे चलते हैं हम दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम ले रहे हैं सबसे पहले युग्म विकल्पी एलील्स। युग्म विकल्पी, इसको एलील कहा जाता है। और वैसे अंग्रेजी में याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा एलील। एलील क्या है? देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने वाली चीज या संरचना या इकाई कौन होती है? जीन होती है। अब इस जीन के, यानी कि किसी एक लक्षण
की वंशागति, किसी भी एक लक्षण की वंशागति, कोई भी लक्षण हो सकता है, उस लक्षण की वंशागति के लिए जीन उत्तरदायी होता है। जीन उत्तरदायी होता है, एक लक्षण की वंशागति के लिए जीन उत्तरदायी होता है। और इस जीन के दो स्वरूप, इस जीन के दो स्वरूप या विपर्यासी स्वरूप, स्वरूप कोष्ठक में लिख देते हैं विपर्यासी, दो स्वरूपों या दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, किसी एलील कहते हैं। कोई भी एक लक्षण होगा, उस एक लक्षण की वंशागति के लिए जीन के जो दो विपर्यासी स्वरूप होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल यहां दे देते हैं, जैसे कि ये कोई जीन है, ये कोई जीन है जो पौधे में लंबापन को प्रेजेंट करने वाला है, जो पौधे में किसको लेके जाएगा? लंबापन या बौनापन को। तो ये एक जीन है और जीन के ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एलील्स हैं, यानी कि ये भी एक एलील है और ये भी एक एलील है। ये दोनों क्या हैं? एक एलील है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लें तो ये भी एक एलील है और ये भी एक एलील है, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मिलाकर कहलाएंगे जीन, यानी कि जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर भी ये भी एलील है और ये भी एलील है। तो किसी भी जीन को, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन उत्तरदायी होता है, और उस जीन के दो स्वरूप हो सकते हैं, उस जीन के दो स्वरूप हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एलील्स। इसके बाद हम तीसरी परिभाषा लेते हैं, समयुग्मजी। समयुग्मजी, समयुग्मजी को होमोजाइगस कहा जाता है, होमोजाइगस। देखिए समयुग्मजी क्या है? जैसे अभी हमने इसमें बात की, दो एलील ये हैं या ये हैं या ये हैं, कैसे भी हो सकते हैं। दो एलील जो हैं, इन दोनों, अब समयुग्मजी कब कहेंगे? जब दोनों ही एलील समान हों, जब दोनों एलील एक समान हों, जब दोनों एलील एक समान हों, अर्थात ये दोनों एलील देखो एक समान हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये होमोजाइगस कहलाएंगे, समयुग्मजी। इधर की बात करें तो इधर क्या दोनों एलील समान है? नहीं है, तो ये समयुग्मजी नहीं हो सकता। ये देखिए दोनों टीटी हैं, स्मॉल टीटी हैं, स्मॉल टी, तो ये दोनों सेम हैं, तो इनको भी क्या कहेंगे? समयुग्मजी। यानी कि जब दोनों एलील, एलील नहीं भाई, एलील, जब दोनों एलील एक समान हों तो इनको कहा जाता है समयुग्मजी। तो ये एग्जाम्पलों की बात करें तो ऊपर लिख दिया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल आर, क्योंकि राउंड बीज, गोल बीज के लिए स्मॉल आर, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि हमने मेंडल के 7 लक्षण पढ़े हैं, उनमें से किसी को भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी, इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस। अब देखिए इससे थोड़ी सी उल्टी परिभाषा, कि जब दोनों एलील एक समान नहीं हो, जब दोनों एलील एक समान नहीं हो। यहां पर देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, इसमें दोनों एलील्स क्या हैं? अलग अलग हैं। इसमें दोनों एलील्स कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। दूसरा एग्जाम्पल कैपिटल आर, स्मॉल आर, कुछ भी ले सकते हैं हम, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इनको क्या कहेंगे? ये सब कैसे हैं? विषमयुग्मजी, हेटेरोजाइगस। अभी इसमें हमने 4 परिभाषाएं देखी। सबसे पहले तो कारक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संरचना, जो इकाई, जो एकक लक्षणों को लेकर जाती है, उसको कहते हैं हम कारक कहते हैं। कारक शब्द मेंडल ने यूज किया था। कारक को जीन शब्द किसमें, यानी कि कारक को जीन किसने कहा? जॉनसन ने कहा। कब कहा? 1909 में कहा। यानी कि जीन की दूसरी प्रकार से हम परिभाषा दे सकते हैं कि डीएनए का वह खंड या वह भाग जो लक्षणों की वंशागति के उत्तरदायी होता है। फिर हमने दूसरी परिभाषा की बात की है एलील्स या युग्म विकल्पी। एक लक्षण की वंशागति के लिए जीन उत्तरदायी होता है और उस जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं? हम एलील कहते हैं। अब दोनों एलील समान भी हो सकते हैं और दोनों एलील असमान भी हो सकते हैं। जब दोनों एलील समान हो तो इसको समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा विषमयुग्मजी, जब दोनों एलील्स एक समान नहीं हो तो इनको कहते हैं विषमयुग्मजी। जैसे एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई।
तो ये यहाँ पर हमारी 4 परिभाषा हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। 5वीं परिभाषा की तरफ चलते हैं हम। तो अभी तक हमने 4 परिभाषाएं देखी हैं। सबसे पहले कारक, उसी में जीन की परिभाषा की बात की, फिर एलील्स की बात की, फिर समयुग्मजीव और फिर विषमयुग्मजीव, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब अगली परिभाषा हम ले रहे हैं लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप को फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप, वैसे पेपर में इसी नाम से ज्यादा आने के चांस होते हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप। और ये दोनों परिभाषाएं जो अब आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या है? किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति को, किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति को, किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति को क्या कहते हैं? बाह्य प्रतीति का मतलब क्या है? अब देखो, बाह्य प्रतीति का मतलब है वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। बाह्य प्रतीति का मतलब है वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमें जब भी हम बात करेंगे किसकी, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप की, तो हमें पहला अक्षर देखना होगा। हमें पहला अक्षर देखना होगा। और यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? यहाँ पर पहला अक्षर कैपिटल टी है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये पौधा लंबा होगा। ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। ध्यान से सुनिएगा, बाह्य लक्षण, बाह्य प्रतीति यानी बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। और बाह्य जब प्रतीति की हम बात करेंगे या फिनोटाइप की या लक्षण प्ररूप की बात करेंगे तो हमें क्या करना है? पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए ये पहला अक्षर है किसका। जैसे कैपिटल टी है तो हमें पता चल गया पौधे की लंबाई के लिए रिप्रेजेंट करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, कैपिटल आर, स्मॉल आर ले लिया हमने, तो पहला अक्षर हमें क्या दिखाई दे रहा है? कैपिटल आर। और कैपिटल आर से हमें पता चलना चाहिए कि ये किसके लिए लिखा जाता है। सारणी में हम बात कर चुके हैं, कैपिटल आर किसके लिए? गोल बीज के लिए, यानी कि इस बीज को गोल कहेंगे, गोल बीज। इसी प्रकार अब आप कहोगे सर दोनों हेटेरोजाइगस लिए, होमोजाइगस ले लो, तो ये ले लिया मैंने, देखो होमोजाइगस। फिर भी हमें क्या करना है? अब बाह्य प्रतीति के लिए केवल पहला अक्षर देखना है, यानी कि ये भी कैसे बीज होंगे? गोल बीज होंगे। कैसे बीज होंगे? गोल बीज होंगे। इसी प्रकार और ले लें इसका एग्जाम्पल, इसका भी होमोजाइगस ले लेते हैं, तो ये भी कैसा होगा पौधा? ये भी लंबा होगा। यानी कि कहने की बात ये है कि जब भी हम लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप की बात करेंगे तो पहला अक्षर देखना होगा। कौन सा अक्षर देखना होगा? पहला अक्षर। पहला अक्षर क्या है उसके अनुसार अपन इसका नाम दे सकते हैं। तो किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति को, यानी बाहर से देखने पर वो कैसा लग रहा है, इसको कहते हैं बाह्य प्रतीति, फिनोटाइप। ये 5वीं परिभाषा थी। 6ठी परिभाषा की बात करते हैं हम, जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप। देखिए बाहर से देखने पर इसको कहेंगे फिनोटाइप, और अंदर से देखने पर, यानी कि किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को, यानी कि अब हमें अंदर से देखना है। फिनोटाइप में हम जीव को बाहर से देखते हैं और जीनोटाइप में हम किसी भी जीव को अंदर से देखते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें दोनों अक्षर देखने होंगे। जैसे कि हमने बात की ये, तो हमें पहला अक्षर, यानी कि फिनोटाइप की बात करें तो पहला अक्षर देखते ही हमें पता चल गया ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। पहला अक्षर देखते ही हमें क्या पता चला कि ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। लेकिन अब जीनोटाइप की बात करें तो हमें कितने अक्षर देखने पड़ेंगे? दोनों अक्षर देखने पड़ेंगे, और इसको कहेंगे समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबा, या शुद्ध लंबा भी इसको कह सकते हैं। समयुग्मजी लंबा या शुद्ध लंबा भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा बात, जैसे स्मॉल टी, तो ये भी क्या होगा? ये भी समयुग्मजी होगा, लेकिन इस बार कैसा होगा? बौना होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? बौनेपन को, तो ये बौना होगा, या फिर इसको कह सकते हैं शुद्ध बौना। इतना क्लियर है। इसी प्रकार और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैपिटल आर ले लिया हमने, दिखाई दे रहा है कलर? कैपिटल आर दोनों अक्षर देखने हैं, तो ये है समयुग्मजी
समयुग्मजी गोल बीज, समयुग्मजी गोल बीज। इसी प्रकार एक बड़ा ले लो, एक छोटा ले लो। अब ये कैसा होगा, ये होगा दोनों अक्षर देखने जीनोटाइप में। फिनोटाइप कहें तो पहला अक्षर देखना है और जीनोटाइप कहती है दोनों अक्षर। तो अब ये क्या है, ये है विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी गोल बीज, विषमयुग्मजी गोल बीज। मेरे ख्याल से शायद समझ में आ रहा होगा, इतना क्लियर। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि अब ले लिया हमने, ये ले लिया एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। ये देखिए, जब बात करें हम फिनोटाइप की तो पहला अक्षर देखना है, और जब बात करें हम जीनोटाइप की तो दोनों अक्षर देखने हैं। ये कैसा होगा, विषमयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबा। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों एलिल्स एक समान नहीं है, तो ये विषमयुग्मजी होंगे। और लंबा क्यों, क्योंकि पहला अक्षर क्या है, जब हम आगे चलेंगे तो पहला अक्षर देखना पड़ेगा, यानी कि प्रभावीता का नियम जब पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि कौन सा लक्षण प्रभावी होगा और कौन सा अप्रभावी होगा। तो यह है विषमयुग्मजी लंबा, या इसको कह सकते हैं अशुद्ध लंबा। तो यह है फिनोटाइप, यह है जीनोटाइप, और दोनों पर अंतर भी पूछ लिया जाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, अंतर लिखिए। तो सबसे पहले बात करें फिनोटाइप की, तो किसी भी जीव की बाह्य प्रतीति या बाह्य संरचना को फिनोटाइप कहते हैं, और किसी भी संरचना की आनुवंशिक संरचना को, किसी भी जीव की या किसी भी लक्षण की, किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना को या आंतरिक संरचना जब देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको जीनोटाइप कहेंगे। एम आई क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगली परिभाषा पर चलते हैं। तो लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप मेरे ख्याल से क्लियर होने चाहिए। फिर भी अगर डाउट होता है तो दोबारा मैसेज लिख दें, मुझे कमेंट में मैसेज लिखें। नहीं आता है तो समझ में इसको दोबारा समझा दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7वीं परिभाषा, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। देखिए प्रभावी लक्षण क्या है। जब हमने मेंडल की सारणी बनाई थी, कौन कौन से लक्षण चुने, वहां पर हम लिखते हैं एक साइड लक्षण, एक साइड प्रभावी लक्षण, और दूसरी साइड लिखते हैं हम अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या है, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि खुद को डोमिनेट करते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या है, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जैसे कि हमने जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया, तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसमें हमें कैसे प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। अगर फिनोटाइप की बात करें तो ये फिनोटाइप में तो क्या है, लंबे हैं। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करें तो ये कैसे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। इतना क्लियर है? जब F1 पीढ़ी में हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में लंबे या अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो देखिए कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, देखिए दोनों साइड देखना है, एक तो लंबे इधर भी है और लंबे इधर भी है, मतलब इसमें लंबापन क्या है, प्रभावी लक्षण है। यहाँ पर कौन सा प्रभावी लक्षण है, लंबापन प्रभावी लक्षण है। तो वो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, लंबापन क्या है, यहाँ पर प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लें, गोल बीज और दूसरे झुर्रीदार बीज के पौधों के बीच संकरण करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में क्या बनेगा, ये हमारे पास कैसे पीढ़ी बनी है। इसका अगर फिनोटाइप बात करें तो ये गोल बीज है, कैसे बीज है, गोल बीज है। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो अशुद्ध गोल या विषमयुग्मजी गोल बीज है। तो यहाँ पर भी कौन आया, गोल और गोल। तो बीज का गोलपन या गोलाई यहाँ पर क्या है, प्रभावी लक्षण है। यानी कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा की बात करते हैं हम। वैसे परिभाषा में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगली परिभाषा है अप्रभावी लक्षण। ये सिंपल है, अब अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर। इसका उल्टा करना है, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिसेसिव अप्रभावी लक्षण। जैसे कि एग्जांपल उसी की बात कर लेते हैं, एक तो शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा शुद्ध बौना पौधा। जब इन दोनों के मध्य हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में हमें कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, विषमयुग्मजी
लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे हैं? लंबे, अगर फिनोटाइप देखें तो लंबे, और अगर जीनोटाइप देखें, ये तो फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है। ये क्या है? जीनोटाइप है, एक्स या जेड किसी से लिख दो। तो लंबे पौधे तो प्राप्त हो रहे हैं, है ना। अब जब इसके जीनोटाइप की बात करें तो ये हमें प्राप्त होते हैं अशुद्ध लंबे। अब देखिए यहाँ पर लंबे और लंबे ये तो क्या थे? हमारे प्रभावी लक्षण थे। कौन प्रकट नहीं हुआ? बौनेपन का लक्षण यहाँ पर प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि ये पौधे कैसे थे? बौने थे। ये कैसे थे? लंबे। और सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे। कौन प्रकट नहीं हुआ? बौने। तो यहाँ पर बौनापन क्या होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। और इस चीज को हमने जो मेंडल के लक्षण देखे थे, कौन कौन से लक्षणों पर प्रयोग किए, वहां पर भी देखा है। उस सारणी को भी याद करना है। उस सारणी को याद करने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं कौन सा प्रभावी लक्षण होगा और कौन सा अप्रभावी होगा। तो ये हो गई अगली परिभाषा अपनी अप्रभावी लक्षण की। इसके बाद बात करते हैं हम जनक पीढ़ी क्या है। जनक पीढ़ी कि F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण कराया जाता है, F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण या क्रॉस कराया जाता है, F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण कराया जाता है उनको कहते हैं जनक पीढ़ी। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के बीच संकरण कराने पर क्या प्राप्त होगी? जो भी पौधे प्राप्त होंगे इसको F1 पीढ़ी कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए किन दो पौधों में संकरण कराया? एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो इन पीढ़ी को क्या कहेंगे? इसको पेरेंट्स पीढ़ी या पेरेंटल जेनरेशन पी पीढ़ी कहा जाता है। इसको लिखेंगे किससे? पी से। पी पीढ़ी द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन दो पौधों में संकरण कराया जाता है उनको जनक पीढ़ी कहा जाता है। और फिर अगली परिभाषा आएगी अपनी संतति या F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी किसे कहेंगे? कि दो जनकों के बीच संकरण कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होगी, दो जनकों के बीच संकरण कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसको कहेंगे अपन F1 पीढ़ी। इसी प्रकार अगली आएगी F2 पीढ़ी। अगली परिभाषा किसकी आएगी? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी की बात करें तो F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसको F2 पीढ़ी कहेंगे। किसको कहेंगे? F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराने पर प्राप्त पीढ़ी F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी के पादपों में जब भी स्वपरागण करवाएंगे तो सेकंड पीढ़ी प्राप्त होगी और इस सेकंड पीढ़ी को क्या कहेंगे? F2। यानी कि F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? उसको F2 पीढ़ी कहते हैं। तो वीडियो 22 मिनट का हो चुका है, 23 मिनट का, तो इसको यहीं रोकते हैं। अगली जो 2-3 परिभाषाएं बच रही हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत।